तो वेलकम क्लास शुरू करते हैं एक नए लेक्चर में जिसका नाम है नियोनेटल जॉन्डिस। इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़े टाइप्स, सेकंड के अंदर हमने पढ़ा मैनेजमेंट के अंदर हमने पढ़ा था फोटोथेरेपी। अब ये लास्ट पार्ट है नियोनेटल जॉन्डिस का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो मैनेजमेंट का रिमेनिंग पार्ट के अंदर सबसे पहला टॉपिक है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। अभी तक हमने फोटोथेरेपी तो पढ़ ली थी, फोटोथेरेपी का अपने प्रीवियस लेक्चर एक बार जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की। देखो, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के अंदर सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, एक्सचेंज जैसे फोटोथेरेपी इज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस थी, ऐसे ही एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, सबसे पहली बात तो it is a treatment of choice for pathological jaundice। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ओके, ये चीज सबसे पहले। अब बात करते हैं कि किस कंडीशन के अंदर हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। देखो, पहली बात तो भाई पैथोलॉजिकल जॉन्डिस तो होनी ही चाहिए। अब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? वो कंडीशन जिसमें सीरम बिलिरुबिन का लेवल ग्रेटर देन 20 mg/dl हो, ग्रेटर देन 20 mg/dl हो, उसके अंदर हम करेंगे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 20 mg/dl होने के बाद यहां पे रिस्क होता है एक कंडीशन का जिसका नाम है कर्निक टेरस, जो होती है क्रोनिक बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, तो कर्निक टेरस का यहां पे रिस्क होता है। तो टू प्रिवेंट कर्निक टेरस वी डू एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। देखो, अब इसके अंदर पहले बात करते हैं कि होता क्या है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो देखो, इमेज देखिए पहले तो। देखिए इमेज के अंदर, देखिए यहां पे क्या है, एक बेबी है। बेबी के अंदर दो पोर्ट बने हुए हैं, एक तरफ से डोनर ब्लड आने लग रहा है और एक तरफ से वेस्ट ब्लड जाने लग रहा है। ठीक है, तो एक्सचेंज होने लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और साथ में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइड से बेबी के अंदर एक फ्रेश ब्लड डालते हैं और दूसरी साइड से बेबी का अनहेल्दी ब्लड निकाल लेते हैं। जितना निकाल लेंगे उतना ही डाल लेंगे, तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है ब्लड का। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, समझ में आ गया? जहां पे हमने बेबी के अंदर किसी भी जॉन्डिस वाले बेबी के अंदर जिसका सीरम बिलिरुबिन 20 mg/dl से ज्यादा है, जिसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, उसके अंदर से जो खराब ब्लड निकाल लेना और उतने ही अमाउंट में हेल्दी ब्लड डाल देना, इसको बोलेंगे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की साइट क्या होएगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं साइट। कहां पे हम कैनुला डाल लेंगे, कहां पे हम लाइन डाल लेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो वेन जो होएगी ना, अम्बलाइकल वेन होएगी। अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर अम्बलाइकल वेन इज द चॉइस, अम्बलाइकल वेन इज द चॉइस फॉर कैनुलेशन। ठीक है, अम्बलाइकल वेन के अंदर डाल लेंगे हम, क्या डाल लेंगे अम्बलाइकल वेन के अंदर, अम्बलाइकल कैथेटर। अम्बलाइकल वेन कैथेटर एक बार ही पूछा गया था, CHO एग्जाम्स के अंदर आया था, MP CHO के एग्जाम के अंदर, कि जो अम्बलाइकल वेन कैथेटर होता है ना, उसका साइज कितना होता है। अम्बलाइकल वेन कैथेटर का साइज जो होता है वो होता है 5 फ्रेंच। ठीक है, इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट। सबसे पहले साइट कौन सी होगी, अम्बलाइकल वेन कैथेटर, और किस कैथेटर साइज क्या होगा कैथेटर का, 5 फ्रेंच। कंडीशन
को भी हाईलाइट कीजिए जब सीरम बिलिरुबिन लेवल ग्रेटर देन 20 mg/dl होता है। और दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, दिस इज ऑल्सो, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ओके, अब बात करते हैं टाइप का। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, सिंपल है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं टाइप्स। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कितने टाइप का होता है? ये 2 टाइप का होता है, एक सिंगल वॉल्यूम, एक डबल वॉल्यूम, ठीक है। कौन से टाइप का? एक तो होता है सिंगल वॉल्यूम और एक होता है डबल वॉल्यूम। कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल चीज है। सिंगल वॉल्यूम का मतलब हमने जितना बेबी का ब्लड है ना उतना ही ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, ठीक है। जितना ब्लड का बेबी का ब्लड है, जितना बेबी का वॉल्यूम है, उतने ही ब्लड को एक्सचेंज करना है, उतना ही ब्लड निकालना है, उतना ही डालना है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो देखो सिंगल वॉल्यूम के अंदर क्या करते हैं हम, बेबी का ब्लड का वॉल्यूम होता है 80 से 100 ml/kg, ठीक है। ये मैंने पीडियाट्रिक्स के बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ब्लड देते हैं बेबी को 80 to 100 ml/kg के हिसाब से ट्रांसफ्यूज करते हैं। और ये मेनली यूज किया जाता है, यूज्ड इन हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर यूज किया जाता है सिंगल वॉल्यूम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। वहीं बात करें जाए डबल वॉल्यूम, जितना बेबी का ब्लड वॉल्यूम होता है ना उसका डबल यहाँ पे हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज करते हैं। 80 का डबल हो जाएगा 160, 100 का डबल हो जाएगा 200 ml/kg, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लीजिए यूज्ड इन हाइपर बिलिरुबिनेमिया, ठीक है। हाइपर बिलिरुबिनेमिया के अंदर यूज होता है डबल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो थे टाइप। अब बात करेंगे जो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करते हैं उसके अंदर होना क्या चाहिए, कितनी आरबीसी होनी चाहिए। देखो कुल मिला के हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, आरबीसी ही एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि फीटल आरबीसी खराब है तो हम उसको हेल्दी आरबीसी से रिप्लेस करने लग रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इस ब्लड के अंदर क्या चीज कंटेन होनी चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए। तो लिख लेते हैं ब्लड कंटेंट, जो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करेंगे, जो नया फ्रेश ब्लड चढ़ा रहे हैं वो ब्लड कैसा होना चाहिए। तो बात करेंगे ब्लड कंटेंट्स, ठीक है। जो ब्लड हम बेबी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर होने चाहिए एटलीस्ट 70% आरबीसी, फ्रेश आरबीसी होनी चाहिए, प्लस उसके अंदर 30% होना चाहिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए कंटेंट, ठीक है, ओके। उसके बाद अब अपना गोल क्या होना चाहिए इस बेबी के अंदर, अपना गोल क्या होना चाहिए। तो मैं बात करता हूं गोल की कि व्हाट शुड बी गोल फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो गोल अपना ये होना चाहिए कि बेबी की एटलीस्ट 80% अनहेल्दी आरबीसी को हम रिप्लेस कर दे हेल्दी आरबीसी से, ठीक है। तो गोल क्या है, रिप्लेस 85% ऑफ फीटल आरबीसी, 85% फीटल आरबीसी को अपने को रिप्लेस कर देना है, ये है अपना गोल यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं इस एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का ड्यूरेशन कितना होता है, इसको टाइम कितना लगता है, ठीक है। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के अंदर एक साइकिल को ना, 1 साइकिल को ऑलमोस्ट 2 आवर तक लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी ड्यूरेशन, ओके। अब बात करते हैं प्रोसीजर है क्या, व्हाट इज द प्रोसेस। अब अगला पॉइंट है प्रोसेस। देखो अब प्रोसेस क्या है एक बार ये देखते हैं, इमेज के सहारे देखते हैं। सबसे पहले तो ये इमेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रखा है, एक बच्चे का क्या हो रहा है,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये अम्बलाइकल वेन यहाँ पे थी, इसके अंदर कैथेटर ले आके यहाँ पे ऐसे अटैच कर रखा है, ठीक है। तो ये हो रहा, अगर इमेज इस टाइप की कोई इमेज आ जाए जहाँ पे अम्बलाइकल के पास ऐसे कुछ चिपकाया हुआ हो और एक ये दिस इज द थ्री वे, दिस इज द थ्री वे, यार थ्री वे कनेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ये मान के चलो कि यहाँ पे बेबी का एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपका इस तरह का कोई भी इमेज दे देंगे जिसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, बेबी को ऐसे कुछ कनेक्ट कर रखी है कोई लाइन, और इधर से लाइन को ऐसे चिपकाया हुआ है स्टिकिंग से, और ये लाइन इधर आ गई, ये थ्री वे कनेक्ट है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लड ब्लड सा दिख रहा है रेड रेड कलर का। तो ये होने लग रहा है बेबी के अंदर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस का। तो प्रोसेस के लिए एक और इमेज देखिए, ये देखिए, ये इमेज देखिए आप, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, देखो अपने को क्या करना है ये प्रोसेस के अंदर। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखो, हमेशा फ्रेश ब्लड लेना है, ठीक है। क्योंकि पुराना ब्लड, जैसे जैसे ब्लड पुराना होता है ना, उसके अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ता जाता है और कैल्शियम का लेवल घटता जाता है, ठीक है। तो हमेशा रीनल पेशेंट हो, कार्डियक पेशेंट हो, न्यूबॉर्न बेबी हो, उसके अंदर जितना फ्रेश ब्लड हो उतना ही अच्छा है। किन किन कंडीशन के अंदर बताया मैंने, रीनल पेशेंट क्योंकि वहां पे पोटेशियम एक हैजार्डस चीज है, कार्डियक पेशेंट यहाँ पे भी पोटेशियम की प्रॉब्लम है, न्यूबॉर्न बेबी इसके अंदर भी पोटेशियम की प्रॉब्लम है, और साथ में कैल्शियम भी यहाँ पे कम होता है। तो जैसे जैसे ब्लड पुराना होता है ना, कैल्शियम कम होता है, पोटेशियम बढ़ता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमेशा बेबी के अंदर फ्रेश ब्लड लेना है। फ्रेश ब्लड लेके अम्बलाइकल वेन के अंदर अपने को अम्बलाइकल वेन कैथेटर डालना है, जिसकी साइज होना चाहिए 5 इंच, ठीक है। अब उसके साथ हमने क्या करना है, थ्री वे अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थ्री वे अटैच है, ठीक है, दिख रहा है, दिस इज द थ्री वे, ये है थ्री वे, ये भी है एक थ्री वे, थ्री वे अटैच कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, थ्री वे से अटैच करके ना एक साइड से पहले करो, देखो यहां से क्या आने लग रहा है, इस साइड से जो रेड कलर वाली एरो है, इससे क्या दिखने लग रहा है, टू ब्लड बैग। यहाँ पे ब्लड बैग से क्या आने लग रहा है, ब्लड आने लग रहा है, और ब्लड ऐसे जाएगा, ऐसे सीधा बेबी के अंदर जाने लग रहा है। एरोज को इग्नोर करो, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज ध्यान दो। जो पहले से एरो बनी हुई ना, उनको इग्नोर करो, जो मैं बता रहा हूँ ना उस पे ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, इधर क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हुआ, ये ब्लड बैग से कनेक्ट है और ये इधर जा रहा, ऐसे करके बेबी के अंदर ट्रांसफ्यूज होना है, ठीक है। इस तरह से बेबी के अंदर जाने लग रहा है, ये यहाँ पे बेबी के अंदर ले हो, ये इधर कनेक्ट हो गया, ठीक है। ब्लड क्या हो रहा है, यहां से आके ऐसे बेबी के अंदर ट्रांसफ्यूज हो रहा है, ठीक है, होने लग रहा है। अब ये ब्लड कैसे आ रहा है, ब्लड बैग से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आने लग रहा है। हमने क्या करा है, थ्री वे अटैच है एक साइड, ठीक है। तो थ्री वे से क्या करना है, सबसे पहले अपने को, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, अपने को पुल करना है, यानी खींचना है। बेबी के अंदर से पहले तो अनहेल्दी ब्लड को खींचो, ठीक है, अनहेल्दी ब्लड को खींचो, और उसके बाद खींचने के बाद उसके बाद स्लोली स्लोली पुश कर दो हेल्दी ब्लड, जो हमने ब्लड बैग से अटैच कर रखा है। पहले हमने क्या किया है, देखो यहां पे ये क्या है, इधर दो थ्री वे अटैच है। तो हमने क्या किया है, पहले तो ब्लड को खींचा है बेबी के तरफ से, बेबी के अंदर से ब्लड को खींचा है सिरिंज के अंदर, ठीक है, खींच दिया। उसके बाद क्या हुआ, बेबी का ब्लड बाहर आ गया। उसके बाद हमने हेल्दी ब्लड को पुश कर दिया है अंदर की तरफ, हेल्दी ब्लड को पुश कर दिया, फिर अनहेल्दी ब्लड को खींच लिया, फिर हेल्दी ब्लड को पुश कर दिया। तो हमने कुल मिला के पुश और पुल मेथड यूज करना है। एक तरफ से ब्लड बैग से आ रहा है हेल्दी बैग, और जो बैग जो हमने ब्लड बेबी के अंदर से खींचा है ना, उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है यहाँ पे,
उसको क्या कर देना है, हमने डिस्कार्ड कर देना है। अभी मैं बता रहा हूं बेबी के वाला ब्लड, ठीक है, हमने क्या करना है, बेबी वाले ब्लड को ऐसे करके डिस्कार्ड कर देना है, जो बेबी के अंदर से हम निकाल रहे हैं, और जो बेबी के अंदर हम डाल रहे हैं उसको बेबी के अंदर डाल देना है, और बेबी के अंदर से निकाल के चीजें एक्सक्रीट कर देनी है, हमें वेस्ट के अंदर फेंक देना है, ठीक है। तो ये पुश एंड पुल मेथड है, जिसके अंदर अपने को 3 वे अटैच करना है। पहले फास्टली अपने को पुल करना है, ठीक है, रैपिड पुल करना है, फास्ट पुल, पहले तेजी से बेबी का गंदा ब्लड खींचना है, और स्लोली हमने पुश कर देना है हेल्दी ब्लड। तो फास्ट पुल स्लो पुश मेथड से हमने क्या कर देना है, बेबी का जितना भी ब्लड है 2 घंटे के अंदर सारा का सारा रिप्लेस कर देना है हेल्दी ब्लड से। दिस इज द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, अंडरस्टैंड। अब लिखते हैं इसकी थ्योरी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले ऑलवेज यूज फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड भी कितना फ्रेश, मान लो लेस देन 5 डे ओल्ड होना चाहिए, बस 5 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ऑलवेज यूज फ्रेश ब्लड। उसके बाद और जो ब्लड होना चाहिए ना, वो हमेशा RH नेगेटिव ब्लड लो। जैसे बेबी का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, तो उसको B पॉजिटिव की बजाय B नेगेटिव चढ़ाओ, क्योंकि नेगेटिव जो RH ग्रुप होता है ना, उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। इस ब्लड ग्रुप के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। याद रखना, जो भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा ना, उसके सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के ऊपर हमेशा एंटीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमने RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इंसर्ट किया, हमने इंसर्ट बाइलेटरल कैनुला, हमने कैनुला इंसर्ट किया, बाइलेटरल कैनुला, हमने बाइलेटरल कैनुला इंसर्ट किया विद 3 वे, जिसके साथ 3 वे अटैच हो। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, टेक सिरिंज एंड विड्रॉ ब्लड, take syringe and withdraw blood, and then transfuse blood, from another site, और उसके बाद इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो, रिपीट द प्रोसीजर, अंडरस्टैंड। एक सिरिंज ले लेनी है, हमने विड्रॉ करना है, फिर पुश कर देना है, और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना जब तक कि 2 घंटे तक पूरा का पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, किस तरीके से हमने पुश पुल करना है, सबसे पहले तो फास्ट पुल करना है अपने को, फास्ट पुल और स्लो पुश। रैपिड तरीके से तो हमने बेबी का ब्लड निकालना है, और स्लो तरीके से हमने क्या करना, बेबी के अंदर ब्लड डालना है, ठीक है। तो जो फास्ट पुल होएगा ना, उसके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होएगा 5 से 10 ml होना चाहिए, और पुश के अंदर भी सेम 5 से 10 ml का ब्लड होना चाहिए। पुल को एटलीस्ट लगने चाहिए 15 से लेके 20 सेकंड तक, क्योंकि यहाँ पे फास्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर स्लो करेंगे तो यहाँ पे अपना टाइम लगना चाहिए 60 से लेके 90 सेकंड। अगर हमने कम टाइम में, अगर हमने फास्टली पुश कर दिया, तो बेबी के अंदर मे बी कार्डियक एरिथमिया हो जाए ड्यू टू ओवरलोड, ठीक है। तो अपने को स्लोली पुश करना है, ठीक है। उसके बाद हमने, जब ये प्रोसेस होने लग रहा है ना, बहुत सारी चीजें मॉनिटर करनी है बेबी के अंदर, ठीक है। तो हमने मॉनिटर करना है बहुत सारी चीजें, जैसे सबसे पहले तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जब ये प्रोसीजर होने लग रहा है, हर सेकेंड, एवरी सेकेंड अपने को मॉनिटर करनी है। सबसे पहले तो हार्ट रेट, कि कहीं फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए, कहीं हाइपरकैलेमिया ना हो जाए, कहीं हाइपोकैल्सीमिया की वजह से एरिथमिया ना आ जाए, ठीक है। हार्ट रेट, रेस्पायरेटरी रेट, कहीं फ्लूइड ओवरलोड की वजह से क्या हुआ है, लंग्स के अंदर एडिमा ना हो जाए। साथ में SpO2 सैचुरेशन, ब्लड की सैचुरेशन तो ना डिप हो जाए। ये तो ड्यूरिंग प्रोसीजर। और फिर बात करेंगे एवरी 5 to 10 मिनट्स, हर 5 से 10 मिनट में क्या चीज नोट करना है। सबसे पहले जैसे
टेम्परेचर, जैसे बेबी का टेम्परेचर कम तो ना हो जाए, कहीं ठंडा ब्लड हम चढ़ा रहे हैं उसकी वजह से हाइपोथर्मिया ना हो जाए। सेकंड, बीपी फॉल ना हो जाए पेशेंट का, हर 5 से 10 मिनट में अपने को मॉनिटर करना है बीपी। तो ये था मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इस एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, इसकी सेम ही साइड इफेक्ट है जैसा आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर फंडा में पढ़ा होगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था, पुराना ब्लड होएगा तो उसके अंदर क्या हो जाता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पोटेशियम का लेवल पुराने ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो जब बेबी के अंदर जाएगा तो बेबी के अंदर भी पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहला साइड इफेक्ट लिख लेते हैं, हाइपर कैलीमिया। ठीक है, हाइपर कैलीमिया। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ब्लड पुराना होता है उसके अंदर जो इंट्रासेलुलर पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम इंट्रासेलुलर होता है, वो सेल से बाहर निकलने लग जाता है, जिससे पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, हाइपर कैलीमिया ड्यू, ये क्यों हुआ है, ड्यू टू यूज ऑफ ओल्ड ब्लड। इससे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ऑलवेज यूज फ्रेश ब्लड। सो ऑलवेज यूज फ्रेश ब्लड। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड साइड इफेक्ट, जो है हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम का लेवल कम हो जाना। देखो, ब्लड बैग के अंदर, जिसके अंदर भी ब्लड भरा होता है ना, उसके अंदर ना प्री फिल्ड सिट्रेट होता है, सिट्रेट होता है। ठीक है, जो ब्लड बैग होता है ना उसके अंदर पहले से ही सिट्रेट फिल होता है। तो ये सिट्रेट क्या करता है, जो ब्लड के अंदर, जो हमने ब्लड किसी डोनर के अंदर से लिया था ना, इस डोनर के ब्लड के अंदर जो कैल्शियम था ना, सिट्रेट उसके साथ बाइंड हो जाता है, जिससे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। तो इसलिए ब्लड हम देते हैं ना किसी को, अगर हमने रैपिड ट्रांसफ्यूज कर दिए, 3-4 ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिए, उसके बाद बेबी के, उस पर्सन के अंदर, उस पेशेंट के अंदर पोटेशियम ज्यादा हो सकता है और कैल्शियम कम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो सिट्रेट प्रेजेंट था ना बैग के अंदर, उसने क्या करा, कैल्शियम को बाइंड कर दिया, जिससे कैल्शियम का लेवल घट गया। ठीक है, क्यों हुआ है ये, तो बिकॉज सिट्रेट इन बैग citrate in blood bag binds with calcium in blood। ठीक है, कैल्शियम इन ब्लड, तो जो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी कैल्शियम कम है, तो लेस कैल्शियम ब्लड, लेस कैल्शियम इन ब्लड, तो इस ब्लड के अंदर पहले से ही कम कैल्शियम मिलेगा अपने को। ठीक है, तो लेस कैल्शियम इन ब्लड। ओके, अब बात करते हैं इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो हर 100 ml ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे अपने को क्या करना है, 1 ml 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देना है। ठीक है, अपने को क्या है, हर 100 ml पे 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देना है। ठीक है, तो सो गिव 1 ml 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन ऑन एवरी 100 ml ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैनेज। उसके बाद बात करते हैं थर्ड साइड इफेक्ट की, जो है कार्डियक फेलियर। अगर हमने क्या करा, फास्ट पुश कर दिया, जल्दी जल्दी बेबी के अंदर ब्लड डाल दिया, तो उससे ओवरलोड हो जाएगा और बेबी का हार्ट इस ओवरलोड को झेल नहीं पाएगा और कार्डियक फेलियर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए भाई स्लो पुश करना है अपने को, बस
कार्डिक फेलियर, ये क्यों हुआ है? ड्यू टू फास्ट एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ड्यू टू फास्ट एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो इसके लिए हमने क्या करना है? सो ऑलवेज पुश स्लोली। ओके, सो ऑलवेज पुश स्लोली। ओके, ये चीज थर्ड हो गया साइड इफेक्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं फोर्थ साइड इफेक्ट की, जो है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी को ही बोला जाता है ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। ठीक है, अगर बेबी के अंदर जो ब्लड हम डालने लग रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी हेपेटाइटिस सी का वायरस प्रेजेंट है, तो बेबी को भी हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? ऑलवेज यूज WHO स्क्रीन्ड या रेड क्रॉस के द्वारा जो भी स्क्रीन्ड ब्लड बैग है ना, उनको यूज करेंगे ताकि हेपेटाइटिस सी उसके अंदर ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के अंदर व्हाट आर द नर्सिंग रोल। ठीक है, नर्सिंग रोल इन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के अंदर नर्सिंग रोल क्या क्या है? देखो, सबसे पहले जब ये प्रोसेस चल रहा हो वाइटल साइन मॉनिटर करते रहो। पहला, चेक वाइटल साइन। वाइटल साइन चेक करते रहो। दूसरा, ठीक है, जैसे ही एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन खत्म हुई, हमने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्यों किया? कि बेबी को पैथोलॉजिकल जॉन्डिस था और उसका बिलिरुबिन का लेवल 20 mg/dl से ज्यादा था। तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करके सपोज करो हमने 10 mg/dl तक ले आए, तो यहाँ पे हमने ये नहीं कि हाथ खड़े कर देने हैं या छोड़ देना है बेबी भाई अब तुम अपना मजे लो बेबी, या मदर बेबी, मार बेटे दोनों मजे लो ना। अपने को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के बाद कंटिन्यू करनी है अपने को फोटोथेरेपी, ताकि दोबारा जॉन्डिस ना हो। ठीक है, तो इसलिए हमने आफ्टर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन वी हैव टू कंटिन्यू फोटोथेरेपी अंटिल द कंडीशंस रिजोल्व, जब तक कि ये सारी चीजें रिजोल्व नहीं हो जाती। क्योंकि फोटोथेरेपी कब कामयाब है? जब 15 mg के ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन 20 mg से ज्यादा होने के बाद तो अपने को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे चेक वाइटल साइन एंड लिख लो अगली लाइन के अंदर आफ्टर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कंटिन्यू phototherapy, continue phototherapy to prevent rebound hyperbilirubinemia। ठीक है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के अंदर हमने क्या करा है? बेबी का जो भी ब्लड के अंदर बिलिरुबिन वगैरह ज्यादा था वो सारा निकाल दिया, लेकिन जब बेबी की लीवर तो अभी भी इतनी मैच्योर नहीं है, यहाँ पे मे भी दोबारा से RH इनकम्पेटिबिलिटी हो जाए, तो बिलिरुबिन लेवल जब धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा ना, तो उसी टाइम पे अगर हम फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देना तो चीजें मैनेज आ जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अगर हमने बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर से दोबारा अपने को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। इसलिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन दोबारा ना करना पड़े तो अपने को पहले ही ऑलरेडी हम फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं जब बिलिरुबिन का लेवल 10 mg के आसपास आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा, मॉनिटर बिलिरुबिन लेवल। मॉनिटर बिलिरुबिन लेवल। बिलिरुबिन लेवल अपने को मॉनिटर करते रहना है एवरी 4 to 6 आवर इनिशियली। स्टार्टिंग में अपने को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के अंदर स्टार्टिंग में एवरी 4 to 6 आवर रिली अपने को बिलिरुबिन का लेवल मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद बात करते हैं ड्रग मैनेजमेंट। अब बात करते हैं फार्मा मैनेजमेंट की। ठीक है, तो फार्मा मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो बात करते हैं कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट जॉन्डिस।
तो एक ही ड्रग ऑफ चॉइस अपने को याद रखनी है जो है फिनोबार्बिटोन। ठीक है, अब बात करते हैं हम फार्मा मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर करते हैं हम फार्मा। फार्मा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है तो वो है फिनोबार्बिटोन। कौन सी ड्रग है? फिनोबार्बिटोन। ठीक है, फिनोबार्बिटोन के सामने लिख लो DOC। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन नियोनेटल जॉन्डिस। और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट। फिनोबार्बिटोन एक ड्रग ऑफ चॉइस है नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर। ओके, फिनोबार्बिटोन। अब बात करेंगे फिनोबार्बिटोन करती क्या है, वाई दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फिनोबार्बिटोन। तो देखो, फिनोबार्बिटोन क्या करती है, ये ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम होती है ना, जो अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में चेंज करती है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है बस। ठीक है, ग्लूकोरोनोसिल एंजाइम थी जो लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है, जो अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में चेंज करती थी ना, तो फिनोबार्बिटोन है ना, उस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। ठीक है, तो लिख लो फिनोबार्बिटोन के अंदर इट इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा देती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाट इज द डोज ऑफ फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन की डोज क्या होएगी? तो देखो, इसकी दो डोज होती है। एक तो लोडिंग डोज, जैसे ही जॉन्डिस होता है शुरुआत में जो पहली डोज दी जाती है ना, वो हमेशा लोडिंग डोज होती है। फर्स्ट जो डोज दी जाएगी, उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होती है ना, वे सारी मेंटेनेंस डोज होती है। केवल इनिशियल फर्स्ट डोज इज नोन एज लोडिंग डोज। तो जो डोज की अंदर बात करे जाए तो सबसे पहले लोडिंग डोज की बात करूं मैं। ठीक है, और एक बात करूं मैं मेंटेनेंस डोज की। ठीक है, डोज की बात करूं और फिर डोज के अंदर लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। जो लोडिंग डोज होनी चाहिए ना फिनोबार्बिटोन की, वो होती है 15 mg पर kg। ठीक है, 15 mg पर kg, और लोडिंग डोज हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेंटेनेंस डोज। इसकी 1/3 5 mg पर kg। 5 mg पर kg इज द मेंटेनेंस डोज ऑफ फिनोबार्बिटोन। ठीक है, अब बात करते हैं, फिनोबार्बिटोन हो गई खत्म। अब बात करते हैं अदर फार्मास की, अदर ड्रग्स की। अदर ड्रग्स के अंदर जैसे, ठीक है, अदर की अगर मैं बात करूं तो अदर के अंदर जैसे आता है जिंक। बेबी को देंगे जिंक सप्लीमेंट। जिंक क्या करता है, बिलिरुबिन लेवल को घटाता है। ऐसा स्टडी में पाया गया है कि जिंक लेने से बिलिरुबिन का लेवल डिक्रीज होता है। डिक्रीज बिलिरुबिन लेवल, जो जिंक होता है ना, वो बिलिरुबिन लेवल को डिक्रीज करता है। थर्ड ड्रग IVIG, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। IVIG इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है, आजकल मॉडर्न साइंस के अंदर या ज्यादातर कहें एडवांस कंट्रीज के अंदर, वहां पे ना अब IVIG देना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया में इतना ज्यादा IVIG का ट्रेंड नहीं है, लेकिन बाहर वाली कंट्रीज के अंदर है, वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंडिया में इसलिए नहीं देते कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन एक वाइल आती है 100 ml की, उसके अंदर 5 ग्राम होते हैं, और एक वाइल 20 से 25 हजार की आती है। तो एक डोज के अंदर अगर हमने बेबी को 30 ग्राम भी देने हैं, 30 ग्राम भी देने हैं, तो बेबी को ये मान लो लाख के आसपास पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए IVIG इंडिया में इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, लेकिन IVIG की डोज अपने को याद रखनी जरूरी है। तो IVIG हम देते हैं ना, वो होते हैं 500 से लेके 1000 mg पर kg। ये होती है IVIG की डोज इन बेबी। ठीक है, तो 500 से लेके 1000 mg, और 5 ग्राम वाइल की कॉस्ट आती है 30,000।
तो ठीक है, इस हिसाब से ना अगर अपने को कई सारी डोज डेली 3-4 बार डोज देनी पड़ी तो बेबी को ये काफी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। बेबी को तो का ही एक्सपेंसिव पड़ेगी, बेबी के माँ बाप को पड़ेगी। ठीक है, ये चीज। अब एक नोट डालिए, ठीक है, नोट में लिखिए व्हेन सीरम बिलिरुबिन क्रॉस 20 mg पर DL, जब भी किसी भी बेबी का एनी ऑफ द बेबी, क्या एनी ऑफ द बेबी, किसी भी बेबी का सीरम बिलिरुबिन लेवल 20 mg DL से ज्यादा हो जाता है ना, उसके बाद हमने क्या करना है, बेबी का डिस्चार्ज होने से पहले एक बार हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करने हैं। कहीं भी बेबी की हियरिंग के ऊपर तो कोई इफेक्ट ना पड़ा है। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लेते हैं हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट should done before discharge। डिस्चार्ज से पहले हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट करने हैं। मेनली कौन सा टेस्ट करते हैं, बेरा, BERA, बहरा, बहरा होता है ना, जिसको ना सुनाई दे उसको क्या कहते हैं, बहरा, उसी से इसका नाम याद रख लेना, बेरा, BERA, बेरा टेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर पूछ ले जाए कि व्हाट इज द बेस्ट एज हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए, व्हाट इज द बेस्ट एज एट विच हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म, इट शुड बी ग्रेटर देन 3 months। ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 3 months दिस इज द बेस्ट एज टू परफॉर्म हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो अगर बेस्ट एज पूछा जाए हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए, फॉर हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट इट शुड बी ग्रेटर देन 3 month। ठीक है, 3 month से ज्यादा अगर कोई बेबी है तो हम हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट एज है ये। ठीक है, ओके, बेस्ट एज ये चीज होगी। ठीक है, आपका खत्म हो गया है जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस खत्म हो गया, लेकिन एक 2 कॉम्प्लिकेशंस का बस नाम लिख लो, 2 सिंड्रोम है। ठीक है, कुछ सिंड्रोम है जो अगर एग्जाम में भी आ जाए, बस 2 सिंड्रोम का केवल नाम लिखना है अपने को। ठीक है, सिंड्रोम, जो सबसे पहला सिंड्रोम है उसका नाम है डबलिन जॉनसन सिंड्रोम। डबलिन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, एक लाइन छोड़ के सेकंड लाइन में लिखो क्रिगलर नज्जर सिंड्रोम, क्रिगलर नज्जर सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम होते क्या हैं, अब देख लो। देखो, जो डबलिंग जॉनसन सिंड्रोम होते हैं ना, इसके अंदर बेबी के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, वहीं क्रिगलर नज्जर सिंड्रोम के अंदर ना अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। ये सिंड्रोम का बस आपको नाम याद रखना है, इसके अंदर क्या कंजुगेटेड, किसके अंदर कंजुगेटेड का, किसके अंदर अनकंजुगेटेड का लेवल बढ़ रहा है, याद रखना है। ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, डबलिन का डी ले लिया, कंजुगेटेड का सी, DC, और क्रिगलर का C, और अनकंजुगेटेड का U, CU। ठीक है, कभी भी CC एक साथ नहीं है और DU एक साथ नहीं है। ठीक है, DC, ठीक है, और CU। ठीक है, ओके, आई विल सी यू एट DC। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास।